नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले कंट्रोल रूम स्क्रीन पर लाइए, हेमंत जी को लाइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज बड़ा छोटा सा 30 सेकंड का इंट्रो और फिर आपके हवाले। दरअसल गिद्ध मीडिया, जिसे अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं, अगर सबसे ज्यादा नाम आज की तारीख में उसके नामकरण अगर हुए हैं किसी के, तो भारत की मीडिया के हुए, जो खुद को मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है। हम फिलहाल उसके सारे लक्षणों को होम्योपैथिक डॉक्टर की तरह से जब सारे लक्षण हमने देखे, तो हमें गिद्ध मीडिया सबसे सटीक नजर आया उसके लिए नाम। ये गिद्ध मीडिया अब क्या किया है, आज खुलासा 2 स्टेप में होगा, 2 चरण में होगा। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि गिद्ध मीडिया ने पूरी दुनिया में देश की इज्जत का फलूदा बना दिया। ये शब्द बहुत सोच समझ के हमने लिखा है कि फलूदा बना दिया देश की इज्जत का। मोदी जी बार बार कहते हैं ना, देश नहीं झुकने दूंगा। अरे देश को अपने पालतू मीडिया के जरिए इतना नीचे झुका दिया है कि हमें कई बार अब शर्म आती है कि हम किस दौर में हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के लिए नरेंद्र मोदी ने किया है। ये जो गिद्ध मीडिया है, इनके लिए भोजन कौन परोसता है? ये सरकार परोस रही है। और उसी भोजन के लालच में ये पूरी दुनिया में हमारे देश के, हमारे मातृभूमि की इज्जत का सत्यानाश करवा रहा है। तो पहला पार्ट ये होगा। हम पूरी दुनिया के अलग अलग रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे भारतीय मीडिया को लेकर के, और ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान तनाव के दरमियान भारतीय मीडिया ने क्या किया है। दुनिया भर में ये विश्लेषण का विषय बन गया है साहब। दुनिया में इस पे विश्लेषण हो रहा है। और सेकंड पार्ट है, वो भी भारत की जो सबसे ऑथेंटिक एजेंसी है, उस एजेंसी की रिपोर्ट हम लाएंगे, जिस एजेंसी की रिपोर्ट टीवी वाले मानते हैं और विज्ञापनदाता मानते हैं, दोनों वही रिपोर्ट मानते हैं। उस एजेंसी की रिपोर्ट दिखाएंगे। वो रिपोर्ट ये साबित करती है कि मोदी जी अब रेलवे के टिकट पर ही नहीं, अब वो बाथवेल्स पे भी, बाथरूम में भी अगर अपनी फोटो छपवा लेंगे, तो भी अब भक्त भी उनके शकल को देखना पसंद नहीं कर। भक्त भी, आम जनता तो छोड़िए। अब जबरन दिखाओ या ज्ञानेश कुमार को लाओ, वही आपका फ्यूचर है, बाकी कुछ नहीं है। आप चाहे प्रोफेसर महमूदाबाद को जेल में डाल दो और चाहे पत्रकार को जेल में डाल दो। प्रोफेसर डालो, पत्रकार डालो, बुद्धिजीवी डालो, बेशरम मंत्री घूमेंगे और सच लिखने वाला जेल जाएगा। एक शब्द प्रोफेसर के, एक शब्द, ये अब हम कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी पे, और इस समर्थन के लिए जेल डाल दो। एक शब्द प्रोफेसर का गलत नहीं था। सिर्फ टोकनिज्म चलेगा देश में, टॉप लेवल पे टोकनिज्म कैमरे के सामने, और नीचे नफरत नहीं चलेगा देश में। अब आते हैं हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई, आप ही सारे सबूत दिखाइए। आज आपके हवाले है सब पूरा मंच। कैसे इंटरनेशनल लेवल पर, दुनिया भर में कैसे भारत की इज्जत का कबाड़ करवा रहे हैं ये गिद्ध मीडिया वाले, दिखाइए। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। और आज जो अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, अगर उसको आप खोलेंगे तो उसमें 8 कॉलम का फ्लायर भारत के मीडिया के बारे में छपा है। 8 कॉलम का फ्लायर, और उसके अंदर क्या लिखा है मैंने भेजा है आपको। जो आमतौर पे जो प्रधानमंत्री के विजिट को भी सिंगल कॉलम में छापते हैं, वो इन्होंने लिखा, वार फील्ड इंडियन मीडिया विद फीवर्ड फॉल्सहुड्स, अटैक्स ऑन पाकिस्तान दैट नेवर हैपेंड। तो ये जितना भी झूठ का पूरा बवंडर खड़ा किया था, फर्जी, वो सारे को इन्होंने आज उधेड़ के रख दिया है। और बेसिकली क्या है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो एक साख है और जिन चीजों का उन्होंने किया है, उन्होंने कहा कि जो इस पूरे प्रकरण के दौरान जो है, पहलगाम से लेकर के इस तक, जो जब तक सीज फायर नहीं हुआ, भारत के टीवी चैनलों ने हिंसा, झूठ और नफरत, इसके कारोबार के अलावा कुछ नहीं किया। ये स्टोरी आप खुल करके ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जितने भी फैक्ट चेक हुए थे उस टाइम पे, ध्यान होगा आपको, अल्ट न्यूज के द्वारा, वो अल्ट न्यूज के खिलाफ यहाँ तो फैक्ट चेक करने पे पर्चे दर्ज होते हैं। इन्होंने उनको पूरी क्रेडेंस दी है, क्रेडिबिलिटी दी है कि देखिए ये चीजें इन्होंने टाइम एंड अगेन इन चीजों को गलत किया। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स में और बाकी देशों के जितने भी वो हैं, उन सब में एक चीज आपको माननी पड़ेगी आशीष जी। देखिए बहुत गंभीर विषय है, आजकल गंभीरता की गुंजाइश कम है,
लेकिन मैं दर्शक साथियों से आग्रह करूंगा कि इसको आखिर तक देखें और समझने की कोशिश करें कि भारत पहली बार दुनिया में इस तरीके से आइसोलेट कैसे हुआ। ये गंभीर विषय है। पहले आपका डंकापति का जो कुछ था, फेल्ड डिप्लोमेसी और वो सारी चीजें, वो एक पक्ष। उस सब में अगर कोई आग में, जिसको कहते हैं ना, घी डालने का काम इसने किसी ने किया, तो वो काम इस गिद्ध मीडिया ने किया। और वो कैसे किया? गिद्ध मीडिया ने जो लोकतांत्रिक भारत की जो 78 साल की जो साख थी, वैश्विक साख, और जो विश्वसनीयता थी, उसको मिट्टी में मिलाने का काम इस रिपोर्टिंग के जरिए किया, जो उन्होंने 22 तारीख से शुरू की थी। 22 तारीख को जब नरसंहार हुआ और जो एक लाइन पकड़ी, जिसको सरकार ने भी आखिर तक नहीं छोड़ा, चाहे राष्ट्र के नाम संदेश हो, चाहे महिला आयोग का वो उसमें ट्वीट हो, हर जगह एक सेंटेंस पकड़ के रखा, और वो सेंटेंस था, धर्म पूछ के मारा है। याद होगा आपको, धर्म पूछ के मारा है। तो वहां से बेसिकली क्या है कि जो भारत, इसमें जो ये पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स का जो आप दिखा रहे हैं, इसके अंदर भारतीय मीडिया का जो रेकलेस सेंसेशनलिज्म था ना, पहले दिन से 22 तारीख से लेकर के पाकिस्तान को लेकर के, और युद्ध उन्माद की बात, हर चीज में युद्ध उन्माद की बात, आतंकियों की तुलना धर्म और कश्मीरियों के साथ लगातार, और मतलब जहर, सांप्रदायिक जहर बोने का जो वो है। और पूरी की पूरी कवरेज अगर आप देखेंगे गिद्ध मीडिया की, तो वो हेट थी, हेट स्पीच के ऊपर बेस्ड थी, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं, हेट स्पीच के ऊपर बेस्ड थी। और ये हमने भी लगातार ऑब्जर्व किया, लगातार जिस तरीके से हिमांशी की ट्रोलिंग, उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी की ट्रोलिंग, और जो भी पूरे हालात बने, उस सारे में एक चीज आप मान करके चलिए, इस गिद्ध मीडिया ने ही। और फिर जब 7 तारीख को जो हमने टेरर स्ट्राइक किया, भारत सरकार कहती रही कि हमने टेरर पे स्ट्राइक किया है, टेरर कैंप पे स्ट्राइक किया है, उनके हेडक्वार्टर पे स्ट्राइक किया है, उनके लॉन्च पैड पे स्ट्राइक किया है। और ये क्या कह रहे थे? भारत अब वहां घुस गया, भारत अब यहां घुस गया। और सेना का एक नकली मेजर जो भी जैसा भी है, वो उसको बिठा करके ईरान के विदेश मंत्री को लाइव टीवी पर गाली दिलवाने का काम आपने देखा, जो कितना बड़ा डिप्लोमेटिक फिएस्को हुआ, और उसके लिए फिर एम्बेसी को और सारी चीजें जो कुछ भी हुई। तो सोचिए आप कि एक तो होती है इस ऐसे तनावपूर्ण माहौल में बहुत ही मेच्योर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, कि कोई भी चीज तथ्यात्मक तौर पे गलत ना हो जाए। प्रोपेगेंडा सब करते हैं, देश सबको प्यारा है, इन सबसे ज्यादा देश हमें प्यारा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो मन मर्जी आए वो बोलते जाए कि हमने परमाणु उन पर हमला कर दिया, हमने वहां घुस गए, हमने कराची फोर्ट उड़ा दिया। भारतीय सेना को जो काम दिया गया था, टास्क, वो उन्होंने बहुत शानदार तरीके से किया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। उसके बाद जो इन्होंने उन्माद के नाम पर, मोदी भक्ति के नाम पर जो गिद्ध चैनलों जिस तरीके की वो की, उस सारे से भारत की मदद पिटी, और पूरी दुनिया के अंदर ये गया कि यार ये तो एक खास तरीके का झूठ, बड़बोलापन। और बिल्कुल एक तरीके से जो मीडिया के जो एंकर्स थे, वो सरकार के प्रोपेगेंडा तंत्र से भी आगे चले गए। सरकार का प्रोपेगेंडा तंत्र को तो वैसे भी जिम्मेदार होना पड़ता है ऐसे में, कि वो कोई भी चीज उस तरह की नहीं करे, लेकिन इनको जो कुछ आकाशवाणी इनके कान में हुई, वही बोलते चले गए। एक आध बेशर्म ने माफी मांगी, बाकी शर्मनिरपेक्ष थे, उन्होंने माफी मांगना भी उचित नहीं समझा। उसी का ये परिणाम है कि कंप्लीटली हम आइसोलेट होकर खड़े हो गए, और जो आपको जो समर्थन भी मिला वो इजराइल और तालिबान से मिला, उसके अलावा कोई आया नहीं। इसी दौरान आपने देखा कि ये सब चल रहा था, और 9 तारीख को जिस तरीके से पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF जिसको आप कहते हैं, मुद्रा कोष, उससे वो पैसा भी मिल गया, जो बेल आउट पैकेज था। आप सोचिए कि इन्होंने देश के लिए कितनी बड़ी डिससर्विस की है। गिद्ध चैनलों ने जो इस पूरे खेल के अंदर जो किया है, अगर आप उसको राष्ट्र के प्रति अपराध कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत की संप्रभुता के प्रति, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय साख है, उसके प्रति इन्होंने जो काम किया है, ये किसी अपराध से कम नहीं। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज आपकी अगर खो जाए ना, तो आप उसको हासिल कर सकते हो। डिप्लोमेसी भी अपनी फॉल्ट लाइन्स को ठीक करके कवर की जा सकती है, लेकिन अगर आपकी साख चली गई एक बार, और साख क्या बना दी कि भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत तो एक जो जिस तरीके की पूरी लोकतांत्रिक वो है, और जो कवरेज और जो छवि जिस तरीके की इन्होंने देश की बनाई, कि हम तो एक पर्टिकुलर संप्रदाय को बिल्कुल आइसोलेट ही कर देना चाहते हैं, हम तो किसी की तुलना किसी से ही कर रहे हैं। आप ये बताइए, फॉरेन सेक्रेटरी बेचारा जो कुछ सरकार फैसले ले रही थी उन्हीं को तो ब्रीफ कर रहा था, आपने उसको भी नहीं बख्शा। जो हिमांशी थी, उसकी तो शादी हुए 10 दिन भी नहीं हुए थे, और उस जिन हालात में वो विडो हुई, और उसके बावजूद उसने अपना धैर्य और संयम बनाए रखते हुए एक रियल नेवी वाइफ के तौर पर, हालांकि बेचारी ने नेवी की शक्ल भी नहीं देखी थी अभी तक, जाके वहां पहुंची नहीं थी यूनिट में, उसके बावजूद उसने कहा कि आतंकियों और इन कश्मीरियों को इसमें मत लपेटिए, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। 3 दिन तक उसकी ट्रोलिंग होती थी। आपने जिक्र किया उस प्रोफेसर का, अशोका यूनिवर्सिटी के, उसने तो फेसबुक पोस्ट लिखा, महिला आयोग पहुंच गया, महिला आयोग की चेयरमैन पहुंच गई, बड़ी अच्छी बात है, जिम्मेदारी के साथ। लेकिन ये दिल्ली वाला महिला आयोग जो था,
वो विक्रम मिश्री के यहाँ तो नहीं पहुंचे, उसके तो हम्म, किसी ट्रॉल को नहीं पकड़ा उसने। जो हरियाणा की जो रेणु भाटिया जी थी, बड़ा अच्छा काम किया, वो पहुंच गए शोका यूनिवर्सिटी, बड़ा सा जो पुलिस कमिश्नर बदल गई, सारी बात होगी। लेकिन हिमांशी के जो, जिन्होंने हिमांशी के प्रति जो कुछ किया, उनका क्या? क्या कोई ट्वीट भी आया? क्या कोई एक्शन भी हुआ? क्या कोई हैंडल भी ब्लॉक हुआ? तो इस सारे के अंदर पूरे देश का जो नैरेटिव था, वो ए वर्सेस बी करके खड़ा कर दिया, और पूरी दुनिया के देश इस दांव में थे कि किस तरीके से हमें बिलिटल करके दिखाया जाए। वो जो परिस्थिति बनी, उसने सबसे ज्यादा भारत की साख को नुकसान पहुंचा है। झूठ, बड़बोलापन, कोई भी मतलब कुछ भी जो मर्जी आए बोल दीजिए, कोई समस्या नहीं है। आप विदेश, दूसरे देश के मंत्री को, फ्रेंडली नेशन है ईरान, उसके विदेश मंत्री को एक सो कॉल्ड फौज का मेजर गाली दे रहा है सबके बीच में खड़ा होकर, और फिर उसको डिप्लोमेटिक फियास्को जो कुछ हुआ। तो इतनी गैर जिम्मेदारी पूर्ण। अच्छा ये देखिए, इस इकोसिस्टम को पूरे 11 साल से कौन पलवित पोषित कर रहा है, ये भी समझने की बात है। इनको इतनी लंबी छूट किसने दे रखी है कि आप धर्मोन्माद, कभी धर्म का उन्माद फैलाओ, कभी हिंसा का, कभी युद्ध का उन्माद फैलाओ। ये जो सारी चीज थी, इसने भारत को आज इस लाख पे ला के खड़ा किया कि ट्रंप जैसा बड़बोला आदमी, जिसको कोई समझ हम्म, नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि भारत पाकिस्तान 1947 में अलग हुए हैं, वो देश हम पे डोमिनेट कर रहा है कि 1000-1500 सालों से लड़ रहे हैं, और उसको भी कोई काउंटर नहीं कर रहा है। आज तक कोई काउंटर किया हो तो बता दीजिए आपने। तो जो चीज इनको करनी चाहिए वो तो ये करके छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे हैं। और जो इनको सिलेबस दिया गया है, वो दिया गया है सांप्रदायिक जो है उसको वर्टिकली डिवाइड करने का, ताकि चंद लोगों की राजनीतिक रोटियां सिकती रहे। तो आज जो कुछ ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा, ना तो ये शुरुआत है और ना ये अंत है, ये नहीं, दो लगातार फिर एक। और है भी, जी। दो और है मीडिया रिपोर्ट्स, वो भी हाँ, दिखा हाँ, दीजिए। वो उसमें बहुत डिटेल के अंदर सारा है कि पर्दे के पीछे ये हुआ क्या। बेसिकली हम्म, क्या है कि इंडियाज मीडिया बिट्रेड द कंट्री इन ए टाइम ऑफ वार, हियर इज हाउ। और इसमें पूरी क्रोनोलॉजी दी गई, पूरी की पूरी हम्म, क्रोनोलॉजी पामेला फिलिपोस जी ने लिखा है, बड़ी डिटेल्स के साथ, बहुत सारी उसको खोल करके लिखा है। और ऐसे ही जो अपने अभय शुक्ला जी ने लिखा, हाउ इंडियन मीडिया सेबोटेज इट्स ओन वार एफर्ट्स। इतना देखिए इसमें क्या ओपनिंग, देखिए कितनी गजब की है। डिस्पाइट द मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, सेना की तकनीकी श्रेष्ठता के बावजूद, एंड टेक्टिकल विक्ट्रीज, जीतों के बावजूद, India's international standing collapsed under the weight of reckless media sensationalism, diplomatic overreach, and the unchecked proliferation of communal hate speech that alienated potential allies. 3 लाइन में इसको इसने पूरे के पूरे सारगर भी, तो उसमें बाकी तो बहुत लंबा चौड़ा ये आर्टिकल है, लेकिन पूरे का पूरा खोल के रखा है, बिल्कुल क्रोनोलॉजी दी है कि कैसे कैसे क्या क्या होता चला गया। तो अगर भारत की सरकार अब भी इस, मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूँ आशीष भाई, अगर इस गिद्ध मीडिया को आपने अभी इफेक्टिवली चेक नहीं किया, तो मान करके चलिए ये बसवास हो रही है, ये किस कौन टाइम चेक वापस करेगा? बैक फायर करेगा। नहीं, कौन चेक करेगा? कौन चेक मोदी करेगा? मोदी जी को ये समझ में आ रहा होगा। देखिए पूरी दुनिया में इस तरह भारत कभी मोदी जी को आइसोलेट नहीं हुआ। कभी कोई समझा नहीं सकता हेमंत भाई, यहाँ पर मैं कभी नहीं समझा सकता है। मोदी जी जिस एक उसमें रहते हैं इकोसिस्टम में, वहां उनको लगता है कि किसी भी तरह से मैं ही ठीक हूं, मैं ही ठीक हूं और मैं ही ठीक हूं। एक बहुत बड़े नेता, मैं आज तक कोट नहीं किया, आज कोट कर देता, भाजपा के बहुत बड़े नेता, वो मोदी जी की गुड बुक से गायब हो गए। दर्शक समझ जाएंगे बिना नाम लिए भी, नाम नहीं लेंगे, क्योंकि बड़े अच्छे, मतलब निजी तौर पर मुझे अच्छे व्यक्ति भी लगे। वो गुड बुक से बाहर हो गए, उनका टिकट वगैरह भी कटने लगा, कटने की बात आ गई। फोन गया उनके पास जेपी नड्डा का, वो मुलाकात किए। जेपी नड्डा ने कहा कि देखिए आप साहब से एक बार मिल लीजिए, साहब से मिल करके उनके आप पैर अगर छू लेंगे तत्काल, तो साहब माफ कर दें। वो निकले जेपी नड्डा के पास से और वो मोदी जी के पास तक गए। उन्होंने कहा कि मैं शून्य की स्थिति में था कि क्या करना है, एकाएक सामने पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो मुझे समझ भी नहीं आया कि पैर छूना था, क्या करना था। मैंने प्रणाम कर लिया, प्रणाम किया जैसे प्रणाम सर, बैठे आमने सामने। ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है, बैठे आमने सामने। हाँ बताओ, तो उन्होंने कहा कि बस सर, और गए थे टिकट के लिए, नड्डा जी ने भेजा था कि पैर छू लोगे टिकट मिल जाएगा। वो वहां पर जाकर के उन्होंने थोड़ा अलग जोन में वो चले गए, कहे बस सर थोड़ा सा घुटन सी राजनीति में हो रही है, तो मैं ब्रेक चाहता।
तो ब्रेक से तो एतराज नहीं था मोदी जी को। उन्होंने कहा घुटन किस बात की घुटन, कहा ठीक नहीं चल रहा है जो चल रहा है, ये थोड़ा डेमोक्रेटिक तरीका लगता नहीं है मुझे, सब कुछ जैसे लग रहा है कि प्रेशर सा बिल्ट हो रखा है, क्या ये डिक्टेटरशिप टाइप नहीं है, ऐसे ही हूबहू वर्ड नहीं हो सकता, एक आध वर्ड दाएं बाएं हो रहे हो। तो मोदी जी का जवाब क्या था उस पर, आपकी दादी ने भी तो यही किया था। दैट मीन्स मैं कर रहा हूं, करूंगा, आपको पसंद करना हो तो करिए, नहीं करना हो तो नहीं करिए। अब बस इससे बहुत लोग समझ गए होंगे कि जब उन्होंने कहा कि किसने किया था, उन्होंने कहा आपकी दादी ने भी तो यही किया था, ये जवाब था। बहुत कुछ बातें और थी लेकिन इतना तो, जैसे मोदी जी वो रोकेंगे ये आप भूल जाइए। मोदी जी आज रेलवे के टिकट पर आ रहे हैं, रेलवे टिकट पर मोदी जी आ रहे हैं। मैं नहीं कहना चाहता था, मुझे लगता है हेमंत भाई आप भी अनकंफर्टेबल ना हो जाएं, इस ऑपरेशन से ज्यादा मैं सैन्य पराक्रम पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इस भारत ने जितने सैन्य ऑपरेशन किए हैं, इससे बहुत बड़ी कामयाबी के साथ किए हैं, बहुत बड़ी कामयाबी के साथ। ये भी हो सकता है ये सबसे बड़ी कामयाबी बन जाती, लेकिन ट्रंप के एक फटकार में सीज फायर हो जाने से उस सेना के पराक्रम पर ब्रेक लगा और इस देश ने पॉलिटिकल सरेंडर किया। सेना की आड़ में नहीं छुपेंगे, मेरी बात के मायने निकाल के मैं साफ कर दूं, इस देश ने पॉलिटिकल सरेंडर किया है, पॉलिटिकल लीडरशिप ने। और रोज सेना से वीडियो बनवाया जा रहा है इस दौर में, रोज सेना से। 71 की लड़ाई हुई, कितने वीडियो जारी हुए थे, सेना वीडियो जारी करती थी, सेना वीडियो जारी करती थी, शिव तांडव का म्यूजिक लगा के करती थी। क्या हेमंत भाई, आपने भी 71 बहुत पढ़ा, हमने भी बहुत पढ़ा है, 65 पढ़ा है, करगिल देखा है? सेना करती थी, सेना काम था। सैन्य अफसर आकर के जो है न्यूज एजेंसी के सामने बोलते थे क्या कभी कि इस देश का पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है? ये सेना का के अफसरों का काम है ये कि पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में स्टेटमेंट दे। मुझे नहीं, बताए हमारे इस देश के जिम्मेदार आदमी, इस देश के जिम्मेदार आदमी। मैं तो चाहता हूं मुझे कोर्ट में खड़ा करो, ये मैं जिरह करना चाहता हूं, करो। इस देश की न्यायपालिका सर्वोच्च अदालत बतावे कि क्या इस देश में जो आर्मी के अफसर हैं, सेना के अधिकारी, वो इस देश की पॉलिटिकल लीडरशिप कितनी स्ट्रांग है, ये सैन्य अफसर तय करने लगेंगे। ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। रेलवे में, बस्ता में, बैग में, स्कूल में, जूता में, मोजा में फोटो छाप दो, गेहूं में, चावल में, आटा में, सोयाबीन में फोटो छाप दो। कितनी फोटो छपी 71 जीतने के बाद इंदिरा गांधी, वो तो हर माथे पे स्टाम्प लगवा देना चाहिए था। पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया था, इंदिरा गांधी मोहर बनवा करके सबके माथे ठोकवा देना चाहिए था, तब तो उतनी बड़ी कामयाबी थी। 65 में शास्त्री जी ने क्या किया, कितना फोटो, आज की तारीख में शास्त्री जी का नाम लोगों ने गुम कर दिया है। वो 2 अक्टूबर छोड़ दे तो शास्त्री जी कब याद आते हैं भैया, हेमंत भाई? 2 ठीक अक्टूबर बात छोड़ दे तब याद आते हैं शास्त्री जी। कहीं नहीं सिर्फ याद आते। एक व्यक्ति ने अपने प्रचार के लिए, अपने प्रचार के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपने आभा मंडल को देव तुल्य करने के लिए, ईश्वर तुल्य करने के लिए इतना बड़ा प्रचार तंत्र पूरा का पूरा रचा है, जिसमें झूठ के सिवाय कुछ है ही नहीं है, सच की कोई जगह नहीं। इसीलिए अब अगले फेज पे चलते हैं। जनता भी उब जाती है, लेकिन क्या करें, ज्ञानेश कुमार हैं, राजीव कुमार थे, आगे कोई और कुमार आएंगे तो अगले स्टेप पे आते हैं। अब भक्त भी उब गए हैं, उगता गए हैं, अब देखना नहीं चाहते शकल साहब की, नहीं देखना चाहते। इसका सबूत है बार्क की रिपोर्ट। पहले टीवी में रेटिंग के लिए टीवी में कितने दर्शक आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितने दर्शक टिक रहे हैं, कितने देर तक टिक रहे हैं, किस चैनल पर कितने दर्शक टिक रहे हैं, ये सब हम लोग तो उसी दुनिया में रहे हैं। तो वो पहले टाइम होती थी, टाइम एक एजेंसी, टाइम के बाद ये बार्क आया। बार्क जो है ये पूरा टेलीविजन की हर हफ्ते की रेटिंग, आप लोग अब तो सब लोग जान गए होंगे जब से रियलिटी शो आए कि ये रेटिंग में नंबर 1 पे है। तो वो इंटरटेनमेंट, टीवी, न्यूज सबकी रेटिंग देता है। देखिए क्या लिखा है इसमें, ये हेमंत भाई बताएं क्या लिखा है, इसको आप ही वैसे बताइए।
आशीष भाई, इसको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं दर्शकों को बहुत ब्रीफ में। ये जो BARC है, बेसिकली ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, जो देश के हर एक टीवी शो की टीवी व्यूवरशिप देखती है एक साइंटिफिक अंदाज में, जिसके ऊपर सारे के सारे ब्रॉडकास्टर्स एग्रीड। तो ये जो है, इसकी जो इस बार की रिपोर्ट आई है, जो क्योंकि इस समय पाकिस्तान और भारत का जो द्वंद्व चल रहा था, और आपको ध्यान होगा उस समय पर जो अपने IPL था, क्रिकेट के मैच चल रहे थे, वो आपको पता है सस्पेंड कर दिए गए थे फॉर द टाइमिंग। अब तो दोबारा शुरू हो गए। तो इसकी जो रिपोर्ट आई, वो पूरे के पूरे गिद्ध मीडिया के लिए नाक कटवा देने वाली खबर थी। और वो ये था कि भारत पाक का जो तनाव हुआ है उसके दौरान जो इनकी जो कवरेज थी, बेसिकली क्या था कि लोग जो है पुराने IPL के मैच देखने को खुश थे, लेकिन इनकी कवरेज नहीं देख रहे थे। इनकी टीवी न्यूज कवरेज देखने की बजाय 50% लोग किस बात को प्राथमिकता दे रहे थे कि जो पुराने IPL के मैच जिनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी इन चैनलों पर, उसको देख रहे थे, टीवी न्यूज नहीं देख रहे थे। और इसका परिणाम ये हुआ कि हिंदी चैनलों पर इनकी जो व्यूवरशिप बढ़ी, जो इन्होंने झूठ, मक्कारी और जिस तरीके की जो चीजें फैलाई, उस सारे के अंदर इनको केवल 24 और 26% का इजाफा मिला, और जबकि IPL बंद था। तो यानी कि टीवी न्यूज की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो वो सारी की सारी बिल्कुल क्लियर होगी कि लोग इसको नहीं देख रहे हैं। नहीं तो ये था ना कि IPL बैन हो गया, जिस तरीके से सस्पेंड हुआ था, तो सारे का सारा जो व्यूवर्स का लोड है वो इसी पे आना था। और इसीलिए ज्यादा ये धमाल चौकड़ी कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे कि कोई कराची पे हमले करा रहा था, कोई ईरान के मंत्री को गालियां दे रहा था, जो भी कर रहे थे। उस सारे के बावजूद इनकी जो थी, जो व्यूवरशिप थी, उससे एक बात बड़ी साफ होगी कि दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी। न्यूज के मामले में तो क्रेडिबिलिटी मस्ट है, सच्चाई है। और इनको एक जो तगमा मिला कि भाई ये झूठ की मशीन चला रहे हैं कि कंप्लीटली इनकी चीजों में कोई तथ्य नहीं है, कोई गहराई नहीं है, और कोई रियल टाइम की कोई रिपोर्टिंग भी उस तरीके से नहीं है, केवल हवाई फायर है, कराची पे ये कर दिया, फला ये कर दिया। और उसी को लेकर के जब रिपोर्ट आई, उसके अंदर ये साफ लिखा, BRC की कुछ रिपोर्ट मैंने आपको दी है, उसको देखेंगे आप, तो जो एक्सपेक्टेड था कि भाई न्यूज की कवरेज को समय मिलेगा, उसको दिखाइए आप एक बार स्क्रीन पे कंट्रोल रूम को, कि वो सारी की सारी जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, द टीवी न्यूज जनरल ग्रीव बाय ओनली 24% ड्यूरिंग द वार वीक, months after press conferences by the government for war updates failed to garner viewership। और उसके बाद ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है। तो ये बेसिकली क्या था कि इतना सब करने के बावजूद भी इवन इंडिया पाकिस्तान वार फेल्स टू डिलीवर रेटिंग्स फॉर टीवी न्यूज। तो ये टीवी न्यूज के लिए खतरे की घंटी है, सभी चैनलों के लिए खतरे की घंटी है। और एक आध खबर और भी होगी शायद इसमें, अगर आप उसको देखेंगे तो ये सारी की सारी चीजें कि लोग पुराने IPL मैच देखने को तैयार हैं, लेकिन आपकी टीवी न्यूज कवरेज देखने को तैयार नहीं है। ये अपने आप में सारे जो चैनल हैं, ये जो सुबह से शाम तक सांप्रदायिक जहर परोसते हैं, उनके लिए एक आईने के समान है। और ये जो इंटरनेशनल मीडिया में जो कुछ छप रहा है ना, वो वैसे ही नहीं छप रहा, वो कंप्लीटली रिसर्च बेस्ड है, वो फैक्ट चेक के बेसिस पे आधारित है, कुछ भी हवाई फायर नहीं है जैसे ये लोग करते हैं, ये सारी चीज। लेकिन ये बताइए, ये लोग देख तो नहीं रहे हैं, लेकिन माहौल तो पूरा बना हुआ है। माहौल तो पूरे देश में, कितना दिन हो गया सीज फायर को? सीज फायर पर मुझे ये बड़ा क्लियर चाहिए, क्या क्या सवाल थे देश के क्या क्या सवाल थे? सीज फायर क्यों हुआ? सीज फायर किसके कहने पर हुआ? पहलगाम के आतंकी कहां हैं? पहलगाम की सुरक्षा चूक का जिम्मेदार कौन है? पहलगाम की सुरक्षा चूक के जिम्मेदार या खुफिया चूक के जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई हुई? एक भी सवाल का जवाब है सिवाय धुंध के, सिवाय झूठ के बम्बार्डमेंट के, सिवाय ब्रांडिंग के? कोई एक भी जवाब हो तो एक फाइनली बता दीजिए। नहीं आशीष जी, ना तो इन सवालों का जवाब आया है और ना आएगा। और उसके बावजूद भी देखिए कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज कितनी मिसप्लेस्ड। एक तरफ तो आप पूरे के पूरे आप देखिए अपने सांसदों का प्रतिनिधिमंडल पूरे दुनिया के देशों में भेज रहे हैं, 33 देशों में, और उसी समय आपका एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर एक फेसबुक पोस्ट लिखता है, उसको आप बताइए उसमें क्या गलती है, बताइए एक बार। पाकिस्तान को जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल नंगा करके रख दिया, उसमें केवल एक ही बात है कि आप जो कुछ जो अपने कर्नल जो अपने सोफिया थी उनको, या अपने जो एयरफोर्स के ऑफिसर थी उनको रखने के अलावा आपके अपनी नीतियों के अंदर भी देखिए कि जो आप वहां दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में नहीं है। तो ये एक किसी भी व्यक्ति का एक राइट टू एक्सप्रेशन जो भी उसका फ्री स्पीच का है, उसके अलावा तो कुछ नहीं, उसको तो अंदर कर दिया आपने। मैं इतना कर दूं, राइट टू एक्सप्रेशन में भी वहां कोई खामी नहीं है। मैं तो संबद्ध करता हूं, महमूदाबाद ने के एक एक शब्द से खुद को संबद्ध कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा
कि आप जो टॉप लेवल पर टोकनिज्म कर रहे हो, वहां सोफिया Exactly. कुरैशी विंग कमांडर को बैठाए आप, विमिका को, हम लोग बहुत खुश हैं। हम तो डे वन से सोफिया कुरैशी को देख करके, तो मैं आज की तारीख में कह रहा हूं कि अगर 7 तारीख से लेके अब तक कुछ अच्छा हुआ तो सोफिया कुरैशी को बिठाना। लेकिन आप बुलडोजर जब चलाओगे, ये खाली टोकनिज्म वहां पर कैमरे करोगे, बुलडोजर में क्या क्या आपका पैरामीटर है? मॉब लिंचिंग का जरा बता दो आप। ये गलत क्या लिखा महमूदाबाद ने? इस दौर में ऐसे बौद्धिक आदमी अगर इस देश में 500 पैदा हो जाए ना, तो ये मोदी की मनमानी 24 घंटे में दफन कर देंगे, सब मनमानी बंद। हाँ नहीं, हेमंत भाई। उस सारे में देखिए उन्होंने जो कुछ कहा वो तो अंदर है, उनको तो पुलिस रिमांड में दे दिया गया विदाउट लुकिंग इनटू कि उन्होंने क्या लिखा है। अगर मुझे लगता है अगर जुडिशरी ने जब उनका रिमांड एप्लीकेशन लगाया, अगर केवल उनकी वो फेसबुक पोस्ट पर डली होती तो शायद जुडिशरी कुछ और करती। और वो सुप्रीम कोर्ट में कल केस चला भी गया है, होपफुली कल उसको चीफ जस्टिस की बेंच टेकअप करने वाली है, कल या परसों के अंदर आपको समझ में आ जाएगा जो सारी चीजें हैं। एक बात वो है। अब उसके काउंटर में लीजिए आप क्या है, जो मैं कह रहा था ना कि आप विदेश में प्रतिनिधिमंडल भेज, भाजपा का मंत्री उसी कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहता है सार्वजनिक मंच में 11 तारीख को। आज कितनी तारीख है? 19। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश कहता है कि इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करो। 8 दिन हो गए, क्या तो कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट उसको आज कहता है कि आप नेशनल शेम है और हमें नहीं पता कि आप अपनी साख को कैसे रिडीम करेंगे। भाजपा के सर्विंग मंत्री को सुप्रीम कोर्ट के नंबर 2 जज जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने आज कहा कि यू आर ए नेशनल शेम। सोचिए, और वो आदमी आज भी अपने पद पर है, उसको गिरफ्तार नहीं किया। आज तो चलो उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगी, लेकिन अब तक तो गिरफ्तार हो सकता था। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद किन धाराओं में केस दर्ज हुआ? हल्की धाराओं में केस दर्ज हुआ। ऐसे ही मध्य प्रदेश का ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसने तो कमाल ही कर दिया कि पूरा देश और सेना मोदी जी के चरणों में। ये इनका राष्ट्रवाद है, ये इनका सेना प्रेम है। तो इनका तो कुछ नहीं किया आपने। और वो जो प्रोफेसर महमूदाबाद है उसको अंदर कर दिया। अब जब आपके डेलीगेशन बाहर जाएंगे और कोई आपसे ये पूछ लेगा कि महमूदाबाद की गलती क्या थी, आप क्या जवाब देंगे? बता दीजिए क्या जवाब देंगे। तो एक गवर्नमेंट ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। आप एक तरफ तो अपनी छवि को निखारना चाहते हो और दूसरी तरफ इस तरह की चीजें कर रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। ये ठीक है, नैरेटिव बदल गया, सवालों से आप भटका दिया लोगों को, सारी बात है, लेकिन ये करेंगे क्या बाहर जाके? सवाल तो ये है ना। प्रोफेसर महमूदाबाद ने ऐसा क्या कर दिया था कि उसको जाके दिल्ली में अरेस्ट करना पड़ा आपको? जिन्होंने अपने क्या नाम है इसको हिमांशी नरवाल को ट्रोल किया था, उनको क्यों नहीं पकड़ लिया 2-4? जिन्होंने अपने फाइनेंस फॉरेन सेक्रेटरी को किया था, उनको पकड़ लेते 5-4 को, 2-4 के खाते ब्लॉक करा देते, सिर्फ टोकनिज्म ही कर देते। वो नहीं किया। तो ये आपकी मिसप्लेस प्रायोरिटी दिखाता है। और यही कारण है कि गिद्ध मीडिया और प्लस इस इकोसिस्टम की जुगलबंदी ने आज भारत को इंटरनेशनल उस पर आपको यहां लाके खड़ा कर दिया कि आज आपके साथ दिखने के लिए कोई नहीं है। जो आपका सबसे पुराना साथी रशिया था, वो भी कहीं और खड़ा हुआ है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आगे बढ़े और क्या करें। इसके लिए अभी भी समय है, कोर्स करेक्शन कर लीजिए, वरना आप चले तो थे विश्व गुरु बनाने, लेकिन इस गिद्ध मीडिया के साथ मिलकर के आपने देश का क्या बना दिया, जरा इस पर ठंडे दिमाग से सोचना। लेकिन कोर्स करेक्शन की उम्मीद मत पालिए, क्योंकि यही कोर्स तो पढ़ा है। इसी कोर्स में तो डिप्लोमा है, इसी में डिग्री है, इसी में सब कुछ है। तो कोर्स करेक्शन नहीं होगा। आपने कहा ना कि ये क्लियर ही नहीं है इनका कि अचीव क्या करना है। क्लियर है क्या अचीव करना है? सत्ता एकदम क्लियर है। क्या अचीव करना? सत्ता। जो अदालतों की बात, ये निचली अदालतों पर तो हम चर्चा कर चुके हैं। मैं एग्जाम्पल एक देता हूं लास्ट में, प्रोफेसर महमूदाबाद के ही जो है एफआईआर पे। इमरान प्रतापगढ़ी पर एक एफआईआर गुजरात में हुई थी। गुजरात में एफआईआर हुई, उसका भी एक सीक्वेंस है। अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम तो भगवान का ले लेते तो 7 जन्म में स्वर्ग मिलता। जब ये बोला था अमित शाह ने, तो सबसे पहले इसको पकड़ा किसने था? इमरान प्रतापगढ़ी ने सबसे पहले जो वॉइस रेज की कि ये तो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, ये इमरान प्रतापगढ़ी। तो यहां पर बदला तुरंत। उसके 2-3 दिन बाद एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था, गुजरात गए, वहां पर खूब सा वेलकम हुआ। तो उसमें पीछे अपना एक शेरो शायरी करते हैं, शायर हैं वो, अपना शेर लगा करके और
उसको जैसे आजकल बनता है वीडियोज, खाली मोदी जी को ही थोड़ा हक है, उस बना लिया इमरान ने भी और डाल दिया। एफआईआर दर्ज हो गई, गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। जस्टिस अभय अशोक आपको याद होगा, इन्हीं के बेंच में गया था। वो तो धन्य हो कि बेंच जस्टिस अभय अशोक की थी, कहीं उनकी मैडम की नहीं थी। अभय अशोक ने क्या बोला पता है आपको? आपको तो एक एक लाइन वो रहते हैं अवेयर। कहा कि पढ़ तो लिए होते जो जो इमरान ने जिस पर एफआईआर है, जो इमरान प्रतापगढ़ी ने जो लिखा है या जो पीछे शेर लगाया है, उसको सुन तो लेते, समझ तो लेते। अगर उसको समझ लेते, वो तो गांधीवादी बात कर रहे हैं और तुमने एफआईआर की है कि वो हिंसा फैला रहे हैं। ये सोचिए इस देश की पुलिसिंग ये डबल इंजन की पुलिसिंग पर कितना बड़ा सवाल है? ये मूंगफली बेचने वाले हैं, चना जोर गरम वाले हैं, इन्हें इतना नहीं पता है। एक आदमी गांधीवादी बातें कर रहा है और उस पर एफआईआर में लिख रहे हैं कि हिंसा फैला रहा है। ये हालत है। ये चना जोर गरम, ये भेलपुरी झालमुड़ी बेचने लायक भी नहीं है सब। नहीं इनको आशीष निकाल भाई, बाहर करो, पुलिस आशीष विहीन भाई, स्टेट बना दो। अगर ऐसी मैं पुलिस दूस, है तो पुलिस विहीन मैं स्टेट दूसरी बना दो। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि आज जब उसको लोअर कोर्ट में पेश किया गया सोनीपत, तो पुलिस रिमांड में भेज दिया, ठीक बात है। हम्म, अगर उस जज ने वो जो फेसबुक पोस्ट एक ही पेज की तो है, अगर वो उसको पढ़ लेते तो शायद फैसला कुछ और होता। लेकिन पुलिस ने पेश किया, धाराएं ऐसी है, नॉन अवेलेबल है, ठा करके और रिमांड में भेज दी। मेरी आपसे सवाल दूसरा है, उसी चीज पर आज मेंशनिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस किया बी आर गवई साहब की, कल या परसों उन्होंने टेकअप करने का प्रॉमिस किया। मान लीजिए वहां से एडवर्स ऑर्डर आता है, तो जो प्रोफेसर मोहम्मदाबाद का जो हरासमेंट हुआ है 4 दिनों तक, उसका क्या होगा? तो आप यही सहिष्णु राष्ट्र बनाने आए थे क्या? और जो आदमी एक सेना अफसर को, सर्विंग सेना अफसर कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहता है, वो आज भी अपने पद पर बना हुआ है। डिप्टी सीएम आज भी अपने पद पर बना हुआ है। तो आप ये बेशर्मी। कौन सा देश बना दिए भाई? मैं तो केवल ये पूछ रहा हूं। जो लोअर जुडिशरी भी है, वो भी एक्सटेंशन तो सुप्रीम कोर्ट की है, उनका भी क्या फर्ज नहीं है क्या एक बार वो उसको पढ़ लेते फेसबुक को कि भाई इसमें लिखा क्या हुआ है? समझ में आ जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। जैसी धाराएं लगाई गई हैं, आपको क्या लगता है बेल मिल जाएगी नीचे? केवल और सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से होगा और कुछ नहीं होगा, ये देख के चलिएगा। धाराएं इनकी हैं, जिधर चाहे उधर मोड़ दें, जिधर चाहे उधर लगा दें। मैं तो एक ही चीज चाहता हूं, आप भी कामना कीजिए कि नोबेल पुरस्कार मोदी जी की, मैं बहुत लोगों से सुना हूं, जो लोग भाई उनको ज्यादा करीब से जानते हैं, मैं उतने करीब से नहीं जानता, ना जानना चाहता भी नहीं हूं। अब तो जितना जानता हूं उतना ही सर पे बोझ है। उनको बड़ी इच्छा है नोबेल पुरस्कार की, बहुत इच्छा है, ये सुनता हूँ बहुत उनकी, मतलब एक है अंदर की इच्छा कि नोबेल मिले। नोबेल, अगर एक नोबेल वालों से मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि एक बेशर्मी का नोबेल पुरस्कार एक कैटेगरी बना, भाई साहब नोबेल दे दो, देश बहुत राहत महसूस करेगा। अगर ये बयान आपत्तिजनक हो तो मैं कहो रिपीट कर देता हूं, ये तुम्हारी मुड़ती हुई धाराओं से डर जाएंगे और उसी धाराओं में बह जाएंगे, ये फिर कह दूं, ये नहीं गलतफहमी पालना। चलिए, धन्यवाद हेमंत भाई, धन्यवाद। फिर मिलेंगे स्पेशल शो और उसके साथ साथ हॉट टॉपिक में, दोनों। इजाजत दीजिए, नमस्कार।